बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैं हूँ फ़ारूक तौसीफ और सभी बच्चों को खुशामदीद। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने पिछली स्लाइड में और पिछले लेक्चर में कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था और आज का टॉपिक बिल्कुल उससे उलट होने जा रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अगर आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले से पढ़ा है। तो हम अभी डिस्कस करते हैं। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट और क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए, कुछ मेमोरी में उसके लिए स्पेस बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शन के डिफरेंसेस देखे थे। तो कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शन में थोड़े डिफरेंस ये थे कि कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो कि मेंबर फंक्शन का नेम क्लास का नेम होता है, लेकिन मेंबर फंक्शन का नेम जो है वो डिफरेंट होता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, लेकिन मेंबर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप होती है। या फिर कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली खुद को कॉल कर लेता है, लेकिन मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं करता। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर की कितनी टाइप हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट टाइप थी कंस्ट्रक्टर की। पहली टाइप थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरी थी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और थर्ड टाइप थी कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई भी किसी किस्म के पैरामीटर्स नहीं होते। विदाउट पैरामीटर्स इज़ कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि आर्गूमेंट्स के बगैर, पैरामीटर्स के बगैर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं, जिसमें हम अपनी कुछ वैल्यूज़ सेट करते हैं जब हम उसको कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कुछ पैरामीटर्स रखते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और थर्ड टाइप थी कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर किस पर्पज़ के लिए था, ये आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कॉपी करवाने के लिए था। किसी नए ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यूज़ को कॉपी करने के लिए जिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते थे उसे हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्ट्रक्टर से। डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन और इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे स्लाइड पे आपकी नज़र आ रहे होंगे, वो मैं ज़रा इन्हें रीड आउट करता हूँ। डिस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट और डिलीट एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों अपोजिट एंटिटीज़ हैं, दोनों अपोजिट टर्म्स हैं और इनकी वर्किंग, इनका फंक्शन भी दोनों का अपोजिट है। कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये मेमोरी स्पेस आपकी रैम के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी स्पेसिफिक वेरिएबल, स्पेसिफिक डाटा मेंबर्स की के लिए कोई मेमोरी स्पेस बनाने का काम आ रहा होता है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है वो बनी हुई मेमोरी को, जो आपने कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाई थी मेमोरी, जो कंस्ट्रक्टर की मदद से आपने स्पेस एलोकेट की थी, उसको डी एलोकेट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि एक मेंबर फंक्शन है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है, बिल्कुल इसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, हम डिस्ट्रक्ट करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है C++ डिस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली when an object is destroyed that has been created by the constructor। तो ये भी उससे मिलता जुलता पॉइंट है कि ये भी एक स्पेशल किस्म का मेंबर फंक्शन है, एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। ये भी उसी तरह से जैसे आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता था, इसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। और ये
एग्जीक्यूट तब करता था कंस्ट्रक्टर जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता था, लेकिन ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए डिस्ट्रक्टर यूज़ होता है। C++ डिस्ट्रक्टर आर यूज टू डी एलोकेट द मेमोरी दैट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट बाय द कंस्ट्रक्टर। वो मैंने आपसे पहले भी एक बात की है कि कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा था, कुछ स्पेस बना रहा था आपकी मेमोरी के अंदर, कुछ एरिया स्पेसिफाई कर रहा था। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ क्लैरिफाई करूँगा। जैसे कि आप किसी रूम, आपके पास एक रूम है, क्लियर हुई बात, एक जो आपका जनरल रूम होता है, बेडरूम है, वो रूम है, ठीक है। आपके कुछ गेस्ट ने आना है, आपके जब कुछ गेस्ट आएंगे तो आप देखेंगे अपने रूम में कि रूम में एरिया मौजूद है। अगर तो पहले से वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं तो आप उनको कहेंगे आप ज़रा साइड पे हो जाएं, आप उस जगह पे हो जाएं। मतलब उनके लिए, जो आपके नए आने वाले मेहमान हैं, उनके लिए आप कोई ना कोई स्पेस फ्री करवाओगे, ठीक है। आप उस स्पेस को सेट कर दोगे। अब जब भी आपका कोई न्यू मेहमान आएगा, न्यू गेस्ट आएगा, आप उसको उस एरिया पे एलोकेट कर दोगे, उन्हें बिठा दोगे वहाँ पे। उनसे जो भी आपने काम करवाना है वहाँ पे बिठा के उनसे बातें शातें करनी है तो आप वहाँ पे काम परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब जब वो चले जाएंगे तो वो आपने एरिया को दोबारा से डी एलोकेट कर देना है। जो आपने एरिया स्पेसिफाई किया था उन पर्सनस के लिए, उन गेस्ट के लिए, अब कंस्ट्रक्टर ने वो एरिया बनाया, वो स्पेस बनाई जहाँ पे आपके गेस्ट आके रुकेंगे, और डिस्ट्रक्टर ने क्या, वो जो आपकी स्पेस बनी हुई थी उस स्पेस को डिलीट कर दिया, दोबारा से फ्री कर दिया आपकी मेमोरी को। ये डिस्ट्रक्टर का काम है। होपफुली आपको मेरी इस ग्राउंड एग्जांपल की समझ आ गई होगी। तो डिस्ट्रक्टर का क्या काम था, डी एलोकेट करना मेमोरी को। वो जो मेमोरी एलोकेट की थी कंस्ट्रक्टर ने, कंस्ट्रक्टर की मदद से एलोकेटेड मेमोरी थी, उसको डी एलोकेट कर देना, दैट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अ डिस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेमोरी फंक्शन दैट वर्क्स जस्ट ऑपोजिट टू कंस्ट्रक्टर। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की जो वर्किंग है, जो उनके ऑपरेशंस हैं, वो एक दूसरे से उलट है। अनलाइक कंस्ट्रक्टर देर आर यूज फॉर इनिशियलाइजिंग एंड ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर रहा है और डिस्ट्रक्टर इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और डिलीट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे, 3-4 आप डेफिनेशन कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर और व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर, तो इसके जो थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी से रेलिवेंट डाटा अब आपको 3-4 पॉइंट्स की सूरत में मिल चुका है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ तो यहाँ पे लिखा है सिंटैक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। बहुत इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है, क्योंकि जब हम डिस्ट्रक्टर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस वक्त हम इसके सिंटैक्स से ही मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को। इट्स सिंटैक्स इज सेम एज कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज़ प्रिसीडेड बाय द टिल्ड साइन। ये टिल्ड साइन है, एक यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने जिसको प्रोमिनेंट किया, जिसको मैंने इन सर्कल किया है, सर्कल तो नहीं वैसे बना, ये पता नहीं क्या बन गया। खैर, ये वाला जो आपका साइन है, दिस साइन इज़ कॉल्ड टिल्ड साइन। सारे का सारा उसका कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स एक जैसा है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें ये कंस्ट्रक्टर में ये साइन नहीं होता था, टिल्ड साइन नहीं होता था, इसमें टिल्ड साइन है, ठीक है। हम देख रहे थे जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें क्या होता है कि हम अपनी क्लास का नेम लिखते हैं, और वो क्लास का नेम वही नेम होता है जो कि आपकी क्लास का नेम सेम होता है जो कि आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। बिल्कुल इसी तरह से डिस्ट्रक्टर का भी सेम नेम होता है जो कि आपकी क्लास का नेम होता है। खैर, ये वाली बातें नेक्स्ट स्लाइड में हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद यहाँ पे ये वाला ख़ास साइन है जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। टिल्ड साइन होता है जो कि आपके डिस्ट्रक्टर को जाहिर कर रहा होता है। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की जो आपकी एक इंटरफेस है, उसका आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है या डिस्ट्रक्टर है। अगर तो ये साइन लगा हुआ है इट मीन्स ये डिस्ट्रक्टर है, अगर ये साइन नहीं है तो ये कंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट हम आएँ तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ C++ डिस्ट्रक्टर। ये ही सिंटैक्स की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। सिंटैक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया जिसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का यूज़ बताया गया। एक क्लास है जिसका नाम क्लास नेम है, ये उस क्लास का नेम है, ठीक है। क्लास नेम के नाम की स्लाइड है, क्लास नेम के नाम की क्लास है, ठीक है।
ये कीवर्ड हम चूँकि क्लास जब हम बनाते हैं उस वक्त हम कीवर्ड क्लास यूज़ करते हैं और ये उस क्लास का नेम हो गया। अब हम क्लास की बॉडी में आए तो सबसे पहले ये क्या है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है जिसको हमने पब्लिक किया हुआ है। नेक्स्ट हम आए क्लास नेम। ये क्लास नेम वही नेम एज इट इज़ जैसे कि आपकी क्लास का नेम है, इसी तरह से अब इसको यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं और इसके कोई भी अभी पैरामीटर्स नहीं हैं, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। अगर ये रिटर्न टाइप नहीं है इट मीन्स ये मेंबर फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये क्या हो सकता है, क्लास नेम, इसका नेम और जो क्लास का नेम है वो सेम है, कोई पैरामीटर्स नहीं यहाँ पे यूज़ हुए, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये क्या चीज़ है, ये एक कंस्ट्रक्टर है। और अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पे आएँ तो यहाँ ये चीज़ बता रही है ये क्या है, ये एक डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसका नेम भी वैसे ही है जैसे कि आपकी क्लास का नेम है और इसमें भी कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस इज़ कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज़ डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डज द डिस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड, कब ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रक्टर की। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत, कंस्ट्रक्टर ख़ुद को कॉल तब करता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब आपने आके ऑब्जेक्ट बनाया उस वक्त कंस्ट्रक्टर ने अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अब हम डिस्ट्रक्टर के बारे में जानते हैं कि डिस्ट्रक्टर कब काम करता है। तो इसमें 4 यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप नोट डाउन रखना। MCQs हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रक्टर कब कब अपने आप को कॉल करता है। द फंक्शन एंड्स, जब आपका कोई स्पेसिफिक मेंबर फंक्शन का जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है, फंक्शन अपने आप को अपना काम परफॉर्म कर चुका होता है, उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल करता है, क्योंकि उस फंक्शन से रेलिवेंट जो भी डाटा होता है उस मेमोरी को हमने फ्री करना होता है, इसलिए डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। दूसरा है आपका प्रोग्राम एंड। डेफिनेटली जब आपका प्रोग्राम एंड होगा उस वक्त भी हमें डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, ताकि हमारी मेमोरी जो है वो फ्री हो सके। अब हमने जो नए वेरिएबल्स आने हैं उन नए वेरिएबल्स को अलहदा से दोबारा से हम मेमोरी एलोकेट कर सकें। अब आपकी मेमोरी तो वही जनरल है, मेमोरी तो आपकी वही कॉमन है, ठीक है। अब मेमोरी ने कभी भरना है, कभी उसमें वेरिएबल आने हैं, कभी जाने हैं, ठीक है। तो जब हमने आने हैं उस वक्त कंस्ट्रक्टर की मदद से आने हैं और जब जाने हैं तो वो डिस्ट्रक्टर की मदद से हमने उसको फ्री कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड। हमने ये भी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये दे दूँ। लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर होता है। जो हम अगर उस ब्लॉक से बाहर आ जाएं, जैसे कि प्राइवेट हमने पढ़ा था कि उसका स्कोप क्लास के अंदर होता है, जब आप क्लास से बाहर आ जाते हो तो उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप ख़त्म हो जाता है जब हम उस स्पेसिफिक ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं। जब हमने स्पेसिफिक ब्लॉक से बाहर आ गए इट मीन्स अब उसको हम कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे तो ज़रूरी है कि हम डिस्ट्रक्टर की मदद से जो लोकल वेरिएबल्स ने स्पेस ऑक्यूपाई की थी उसको भी हम क्या कर दें, फ्री कर दें। उसके बाद डिलीट ऑपरेटर इज़ कॉल्ड। एक डिलीट ऑपरेटर, इसका यूज़ अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन डिलीट ऑपरेटर भी आपके ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि वेरिएबल्स को डिलीट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेस फ्री करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उस वक्त भी डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ताकि जो ऑपरेटर ने जो कि आपके वेरिएबल्स ने स्पेस को एलोकेट किया था उसको दोबारा से डी एलोकेट किया जा सके। नेक्स्ट हम इसकी एक प्रोग्राम की मदद से इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एक प्रोग्राम आपकी स्लाइड पे विजिबल है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। इसमें हमने देखा कि एक क्लास बनी हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड के नाम से एक क्लास बनी हुई है। क्लास की बॉडी में जाएं तो वहाँ पे कीवर्ड यूज़ हुआ है पब्लिक, दैट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट हमने ये देखा कि हेलो वर्ल्ड ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपकी क्लास का नेम है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, अभी यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो ये एक कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर की फंक्शन में बॉडी में क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर क्या काम परफॉर्म करेगा, कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। जब भी आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा तो आपकी आउटपुट ये वाली शो होगी। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा ये स्ट्रिंग आपकी एज इट इज़ शो हो जाएगी। सो दिस इज़ कंस्ट्रक्टर, ये आपका इतना जो है वो कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी समेत ये कंस्ट्रक्टर का नेम, कंस्ट्रक्टर को इस तरह से हमने कॉल करना है, ये वाला सारे का सारा कंस्ट्रक्टर से रिलेवेंट सिंटैक्स है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये डिस्ट्रक्टर यहाँ पे नेक्स्ट हमने यूज़ किया है।
डिस्ट्रक्टर का यूज़ हम जानते हैं कि पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे टिल्ड साइन लिखेंगे। उसके बाद सेम क्लास का नेम जो कि आपने यहाँ पे जनरेट की थी वही क्लास का नेम आ गया। उसके बाद हमने अभी पैरामीटर्स को कुछ नहीं रखा हुआ और हमने उसकी बॉडी में लिखा हुआ कि जब भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वाली स्ट्रिंग शो करेगा। जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ये काम होगा, जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वाला स्ट्रिंग शो होगी। नेक्स्ट हम जाएं तो एक हमने मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है जिसकी रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे वाइड रखी हुई है। उस फंक्शन का नेम डिस्प्ले है और उसके पैरामीटर्स नल हैं और उसकी बॉडी में लिखा हुआ है कि जब ये मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये क्या परफॉर्म करेगा, हेलो वर्ड परफॉर्म करेगा। हम मेन फंक्शन में आते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हेलो वर्ड के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हेलो वर्ड उस क्लास का नेम है और उस ऑब्जेक्ट का नेम है ओबीजे। ओबीजे वो ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया, ये उस हेलो वर्ड क्लास का नेम है। आप जानते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त उसका सिंटैक्स क्या होता है, हम पहले क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है मेंबर फंक्शन कॉल्ड, मेंबर फंक्शन कॉल्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब बात नोट करने की ये है कि जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इससे क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उससे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपका एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर ने अपनी रेलिवेंट आउटपुट शो करवाई। वो क्या थी, कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। हम ये जानते हैं, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसकी आउटपुट क्या होगी, कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। बिल्कुल इसी तरह से जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने क्या शो करवाया, कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। उसके बाद देखते हैं हमने उस मेंबर फंक्शन को कॉल किया, जो हमने यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाया था डिस्प्ले के नाम से। हमने डॉट ऑपरेटर की मदद से उसको एक्सेस किया। हमने उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, डॉट ऑपरेटर यूज़ किया और उसके बाद हमने यहाँ पे मेंबर फंक्शन का यूज़ किया। जब हमने इसको ये रन हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ तो इससे आउटपुट क्या आई, इससे आउटपुट आई जो कि आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो कंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे मेंबर फंक्शन कॉल हुआ। मेंबर फंक्शन जब कॉल हुआ तो आपकी आउटपुट ये है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे जब आपका फंक्शन भी कॉल हो चुका है, मेंबर फंक्शन भी कॉल हो चुका है, अब आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। प्रोग्राम जब एंड होगा, हमने ये पढ़ा था कि जब आपका प्रोग्राम एंड होगा, जब आपका सारा काम ऑब्जेक्ट का हो चुका है तो इस वक्त आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इससे क्या आपकी आउटपुट आएगी, डिस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। ये हमने कहाँ पे पढ़ा, ये हमने यहाँ पे देखा कि हमने डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स ये लिखा हुआ है कि जब भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये आउटपुट शो करवाएगा। आपकी ये वाली आउटपुट कंस्ट्रक्टर की आउटपुट जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाली आउटपुट तब की आउटपुट जब आपका मेंबर फंक्शन कॉल हुआ और ये वाली आउटपुट तब की आउटपुट जब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो इस हमने प्रोग्राम में देखा कि किस तरह से डिफरेंट आपके कंस्ट्रक्टर, मेंबर फंक्शंस और डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं तो क्या क्या आउटपुट शो करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड पे आएँ तो कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स थे, बिल्कुल इसी तरह से डिस्ट्रक्टर के भी कुछ रूल्स हैं और इनमें से कुछ रूल्स हम पहले से भी जानते हैं। नेम शुड बिगन विद द टिल्ड साइन एंड मस्ट मैच क्लास नेम। तो ये रूल हम पहले से जानते हैं कि आपका आप डिस्ट्रक्टर बना रहे हो उसको हम टिल्ड साइन के साथ, ये वाला जो साइन है इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको जो इसका डिस्ट्रक्टर का नेम होगा वो सेम होगा जैसे कि क्लास का नेम है। So the second point is there cannot be more than one destructor in a class। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्लास में एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास। एक ही डिस्ट्रक्टर होगा आपकी क्लास में। अनलाइक कंस्ट्रक्टर देयर कैन हैव पैरामीटर्स, डिस्ट्रक्टर डू नॉट अलाउ एन पैरामीटर्स। एक और डिफरेंस कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हमने देखा था जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था उसमें पैरामीटर्स थे, उसमें आर्गूमेंट्स थे, लेकिन डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स नहीं हो सकते। दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह ये कॉमन पॉइंट है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कि दोनों में रिटर्न टाइप नहीं होती।
When you do not specify any constructor in a class, compiler generate a default constructor and insert it into your code. ये बिल्कुल इसी तरह से है, ऐसा पॉइंट हमने कंस्ट्रक्टर में भी पढ़ा था कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली एक डिस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर बन जाता है, कंस्ट्रक्टर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप डिस्ट्रक्टर भी कोई नहीं बनाते तो ऑटोमेटिकली एक डिस्ट्रक्टर बना हुआ होता है, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर होता है जो क्या कर रहा होता है, आपकी मेमोरी को डीएलोकेट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स आपके लिए एक टास्क ये है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डिस्ट्रक्टर बनाएंगे एक ही प्रोग्राम में। एक ही प्रोग्राम में आपने कंस्ट्रक्टर भी बनाने हैं और डिस्ट्रक्टर भी बनाने हैं, और आपने कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और डिस्ट्रक्टर की मदद से डीएलोकेट कर देना है मेमोरी को। और इनकी जो आउटपुट्स होंगी कंस्ट्रक्टर की, डिस्ट्रक्टर की और मेंबर फंक्शन की आउटपुट्स, वो आपने शो करवानी है। ठीक है, अगर आप ये टास्क इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की वर्किंग समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर की समरी यहाँ पे मैं बयान कर दूँ। हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन से। तो डिस्ट्रक्टर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि डिस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं या कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इन्होंने जो मेमोरी, कंस्ट्रक्टर ने वेरिएबल्स को कुछ मेमोरी एलोकेट करवा के दी हुई होती है, तो डिस्ट्रक्टर इन डाटा मेंबर्स को या वेरिएबल्स को जो मेमोरी मिली हुई होती है उस मेमोरी को फ्री करवाने के काम आता है। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस देखे कि इसके सिंटैक्स में क्या फ़र्क है और इसके अलावा किस में पैरामीटर्स हो सकते हैं, किस में नहीं हो सकते। और इसके अलावा ये पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर किस काम किया था और डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, कौन मेमोरी को फ्री करता है और कौन मेमोरी स्पेस को एलोकेट करवाता है। तो ये वाले कुछ डिफरेंसेस हमने इस स्लाइड में पढ़े। उसके बाद हमने सिंटैक्स पढ़ा डिस्ट्रक्टर का। सिंटैक्स में हमने देखा कि बिल्कुल वैसा ही सिंटैक्स है जैसे कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है इसमें कि इसमें टिल्ड साइन होता है। उसके बाद एक प्रोग्राम करके देखा हमने डिस्ट्रक्टर का, जिसमें हमने डिस्ट्रक्टर को पहले बनाया और उसके बाद उसको कॉल किया तो उसकी रेलिवेंट्स आउटपुट भी हमने शो करवा के देखी। लास्ट पे हमने कुछ रूल्स पढ़े डिस्ट्रक्टर के बारे में। फॉर एग्जांपल कि एक क्लास में एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, या हमने ये पढ़ा कि डिस्ट्रक्टर का नेम भी वैसे ही होता है जैसे कि क्लास का नेम होता है। डिस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर्स नहीं होते, डिस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो ये वाले कुछ रूल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आप लाजमी तौर पे रिमाइंड रखिएगा और इनसे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बीच में से सब टॉपिक की या किसी लाइन की या किसी भी प्रोग्रामिंग हिस्से की आपको समझ नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको समझ आ गई है तो लाजमी तौर पे इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।